ये साइड पे ऐसा नहीं है आया नहीं था आगे आया सही okay I will go through this chapter and maybe the next one we have already done that okay and what I recommend is what I recommend is कि आप ऐसे करके नोफल करें okay what you should do is you should read this chapter especially the thing which we skip for example good programming practices common programming errors जो आपको मैंने पहले कहा जैसे बात आई मैं I'm using now the new edition I mean this is the 7th edition of Data जो मैंने हमारा फोल्डर है UCB shares के ऊपर फोल्डर जिसका नाम है UCB shares ITC उसमें C++ books के अंदर ये 7th edition है मैं वहाँ पे भी रख दूँगा जो कि आपका ये वेबसाइट पे मैंने कर दिया वहाँ पे मैं ये I'm trying to search the new edition freely online क्या मुझे थोड़ा वो ऐड कर दूँगा alright so let's go through this chapter this is very easy I mean you already know almost all the stuff okay but probably formally आपको शायद एक दफा देखना चाहिए तो let's go through that okay एक दो नीचे करो alright चलिए जी let me go through straight to case study जी प्लीज ये पढ़े बताना क्या हुआ I mean ignore this part look at this जी सर ये टाइम लेके उसको दो तरह की कन्वर्ट करता है और सेट भी करता है okay so the thing is you will define this this is your class which you have made which is in time.h okay और इसकी जगह तीन attributes हैं one is hour minute and second okay and these are the public functions this is set time takes 3 parameters as a arguments और उसके अलावा ये दो फंक्शन है print universal एक print standard universal तरीका होता है मेरे ख्याल में इसमें मैक्सिमम आवर्स 12 होता है मतलब वो AM PM से डिटरमाइन करते हैं फिर एक स्टैंडर्ड टाइम होता है जो कि फॉर एग्जांपल 24 आई डोंट नो ये वाला स्टैंडर्ड है ये वाला वो भी होता है उसके अलावा these are 3 parameters ओके अच्छा आपने जब ये जो भी हम Visual Studio यूज कर रहे हैं उसमें जब हम अपनी C++ की हेडर फाइल बनाते हैं तो वही ऐड क्लास करते हैं तो ना वहाँ पर आपसे पहले लाइन पर कुछ लिखा हुआ है वो pragma once is actually the new I mean Visual Studio ये खुद ब खुद ये लिखता है इसका essentially मतलब ये होता है कि ना actually idea ये है कि when you make these header files तो idea ये है कि for example मैंने एक header file लिखी ठीक है header file से क्या होगा वो वाला कोड से वहाँ पर कोड का पार्ट देगा लेकिन इमेजिन करो कि आपने बहुत सारी हेडर फाइल्स बना दी ठीक है एंड नाउ अब ये इसमें भी आपको ये हेडर फाइल की जरूरत पड़ी आपने इंक्लूड कर ली यहाँ पर फिर दोबारा जरूरत पड़ी आपने दोबारा इंक्लूड कर ली ठीक है ना अब होगा ये कि वही हेडर फाइल दो दफा इंक्लूड करेगी अगर दो दफा इंक्लूड होगी तो क्या होगा तो मल्टीपल डेफिनेशन है डबल डेफिनेशन करना है तो उसके लिए ये जो C++ एक आपको यूटिलिटी प्रोवाइड करती है दोबारा डिफाइन ना हो क्योंकि आपके प्रोजेक्ट में बहुत 7 दफा आपने इंक्लूड की अलग-अलग आपने कंपाइल किया और ठीक है लेकिन जब आप एज ए प्रोजेक्ट के तौर पे ओवरऑल चीज कंपाइल करेंगे जिसमें सारी चीजें इकट्ठी होगी तो फिर वो मल्टीपल डेफिनेशन का एक ही हेडर फाइल को बार-बार इंक्लूड नहीं करेंगे तो उसे मल्टीपल देखो आपके पास हेडर फाइल जो तुमने दो दफा इंक्लूड पहले भी की थी कैसे एक सीपी में इंक्लूड की थी है ना और फिर मेन में दोबारा इंक्लूड की थी जैसे अगर वो pragma once रिमूव कर दो ना तो वो तुम्हें कहेगा डबल डेफिनेशन है ठीक है सो pragma once का जो स्टैंडर्ड तरीका है जो स्टैंडर्ड तरीका ना वो ये है रिमूव करने का कि ना यहाँ पे हम लिखते हैं हैश इज ए इसको ना मैक्रो कहते हैं ठीक है मैक्रो क्या है कि ना
तुम ये समझ लो कि ना ये C++ में एक यूटिलिटी है और वो ना कंपाइल टाइम पे एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल एक उसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल पता क्या है कि आपको एक छोटा सा इशू आ रहा था ना कि आपने वेरिएबल साइज की अरे बनानी हो, है ना, तो वेरिएबल साइज की अरे आपको एलोकेट नहीं कर देगा, है ना। तो एक तरीका उसमें ये होता है मैं हर फॉर एग्जांपल मैं 10 साइज की अरे बनाऊंगा, मैं हर जगह वो 10 से 10 यूज करूंगा, है ना। इसका एक तरीका बड़ा सिंपल सा होता है, वो ये होता है कि आप ऊपर ना जाके ये लिख दें हैश डिफाइन का मतलब आई एम डिफाइनिंग समथिंग, ठीक है। और मैं कहता हूँ डिफाइन लेता हूँ साइज मेरे एक वेरिएबल के नाम है, ये सारे मैंने लेटर बड़े लिखे, इट्स जस्ट ए कॉमन प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। यूजुअली ये सारे हम जो भी डिफाइन हम करते हैं ना वो कैपिटल लेटर से करते हैं। और मैं यहाँ पे ना कोई इक्वल टू बोलूँगा यहाँ पे 10 लिखता हूँ। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब आई हैव डिफाइंड मैक्रो। व्हाट इज दैट मैक्रो? मैक्रो इज समथिंग कि जहाँ जहाँ प्रोग्राम में यहाँ साइज लिखा होगा उसकी जगह एक्चुअली टाइप होगा। तो कंपाइल टाइम पे एक्चुअली क्या होता है, जब मैं प्रोग्राम कंपाइल करता हूँ ना तो प्रोग्राम्स कंपाइल करने में ज़्यादा हम देखते हैं कि भाई वो ट्रांसलेशन होती है बाइनरी में, है ना। उस ट्रांसलेशन मैकेनिज्म में ही एक्चुअली ये होता है कि जहाँ जहाँ साइज लिखा हुआ ना उस जगह पता क्या रिप्लेस लेगा 10 रिप्लेस। लेकिन हम इसको एक वेरिएबल के थ्रू सीड नहीं कर सकते, नहीं इसको सीड नहीं कर सकते, कांस्टेंट है। दिस इज समथिंग लाइक मैंने हेल्पर टॉपिक यूज किया, ये बस एक ही दफा यूज होगा बस। आपने प्रोग्राम में फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये मेल है और मैं कहता हूँ इंटीजर a और यहाँ पर लिख दूँ साइज, तो एसेंशियली मैंने पता क्या लिखा है, मैं लिखा है int a साइज। हमें अलाउड है ऐसे यूज, हाँ हमें अलाउड है ऐसे यूज। हाँ ये सुनो, वैसे कोई प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस क्या आप एक्चुअली एक मैक्रो बना दें और हर जगह वो यूज करें। तो इवन आप फंक्शन में भी लिख सकते हैं। यदि आप मतलब मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया f1 और यहाँ मैं लिखता हूँ इंटीजर, इसको अरे पास हो रही है और वो साइज का है, साइज की। तो दिस इज आल्सो क्या मतलब होगा, जहाँ जहाँ साइज होगा उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये एक मैक्रो होता है, मैक्रो कंपाइल टाइम पे डिसाइड होता है। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होता है, यहाँ ये ना ये इफ एंड डिफाइन का इन एंड का मतलब होता है कि अगर डिफाइन नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, अगर डिफाइन नहीं हुआ, क्या डिफाइन नहीं हुआ, आई एम एक्चुअली डिफाइनिंग ए यू कैन से ए लेबल और वो लेबल क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा टाइम अंडरस्कोर h, यहाँ आप नाम T1 लिख दें, मैं अपना टाइम अंडरस्कोर जाबिल लिख दूँ, ठीक है, टाइम अंडरस्कोर फॉर एग्जांपल ईमान लिख दूँ, जो मुझे लिखना है सकता हूँ। और मैं अगर वो डिफाइन नहीं हुआ तो मैं कहता हूँ कि डिफाइन व्हाट, टाइम अंडरस्कोर h, ओके। इसका मतलब क्या है, और उसके बाद सारा कोड लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है वही हैश एंड। ये एक्चुअली ये पूरी की पूरी एक है, इसमें हमारा ये वाला एक बड़ी मजेदार बात है कि ये बगैर ब्लॉक के डिफाइन होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि जब भी मैं फॉर एग्जांपल अब होगा ये कि मैं टाइम डॉट एक दफा इंक्लूड करूंगा, जब एक दफा इंक्लूड करूंगा तो क्या होगा, कहता है क्या अभी तक मैंने ये टाइम अंडरस्कोर h डिफाइन तो नहीं किया, अगर डिफाइन नहीं किया तो मैं कहता हूँ टाइम अंडरस्कोर h डिफाइन करता हूँ। अच्छा अब क्या हुआ, ये पूरा का पूरा कोड एक दफा कंपाइलेशन में उस कोड का पार्ट बन जाएगा। लेकिन अब अगर मैं दोबारा से टाइम डॉट इंक्लूड करूंगा तो क्या होगा, वो दोबारा यहाँ आएगा और देखा क्या मैंने टाइम अंडरस्कोर h डिफाइन तो नहीं किया, और क्योंकि वो डिफाइन हुआ होगा तो क्या होगा, वो अगली दफा इंक्लूड नहीं करेगा। तो एक्चुअली दैट्स हाउ इट इज, वो जो मल्टीपल डेफिनेशन का मसला है ना वो हल करता है। तो जो प्रैग्मा वंस है ना, प्रैग्मा वंस भी एक्चुअली बैक एंड में यही करता है, ठीक है। जब प्रैग्मा वंस जो है ना वो इज नॉट स्टैंडर्ड, व्हाई इट्स नॉट स्टैंडर्ड, हमने आप ये कभी यूज नहीं करेंगे इसका, ऐसी नई जरूरत नहीं आपको लगाने की, बेशक एक दफा खुद ही करके देखिएगा। क्योंकि अगर मैं वैसे बता रहा हूँ, अगर आप यही काम ऑपरेटिंग सिस्टम किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में कर रहे थे, फॉर एग्जांपल आप ubuntu में काम कर रहे थे, वहाँ पर ubuntu में आपके पास ये नहीं था, यानी Visual Studio वहाँ पर नहीं होता, ठीक है, Visual Studio ubuntu में नहीं होता, ठीक है। अगर वहाँ पर नहीं है तो वहाँ तुम्हें खुद डिफाइन करना पड़ेगा, तो या तो वहाँ और प्रैग्मा वंस जो है ना वो वहाँ पर नहीं चल रहा, ठीक है। तो द गुड थिंग इज कि फिर आपको एक्चुअली ये खुद ही बेसिकली जाके लिखना पड़ेगा, क्या if and define time underscore h, ये जो भी फाइल है आपकी फॉर एग्जांपल मैं टाइम डॉट h डिफाइन कर रहा हूं तो मैं टाइम अंडरस्कोर h दूंगा, डॉट की जगह अंडरस्कोर यूज करते हैं, अंडरस्कोर जो मतलब आप सिर्फ टाइम h लिखते हैं, मैंने अंडरस्कोर वैसे डाला, ये भी इट्स ए यूजुअली प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस में ये होता है कि वो ना यहाँ पर टाइम अंडरस्कोर h लिखते हैं।
जो पुराना विजुअल स्टूडियो था ना वो एक्चुअली जब हम ये हेडर फाइल जाकर बनाते थे ना तो यहाँ पर एक वो बड़ा सा लेबल लगा, वो लेबल था L_12344, वो इतना लंबा सा नंबर होता है और वो ऑटोमेटिकली जनरेटेड होता है, ठीक है। तो वो आप चाहें तो वो भी यूज कर सकते हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर वो कोई भी एक यूनिक लेबल होता है और ये यूनिक लेबल दोबारा कहीं और जगह यूज नहीं होता। क्यों बोला? मैंने time.h में मैंने time_h लिख दिया, फिर मैंने time2 बनाई, तो time2 में भी अगर मैं यही लिख दूंगा तो मसला ये होगा कि आप इंक्लूड ये वाली करेंगे और वो आप वो वाली भी इंक्लूड नहीं हो सकते। तो इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि आप क्या करें, जो लोग एक्चुअली इट्स कंपलसरी प्रैक्टिस कि हर हेडर फाइल के लिए आप एक नया लेबल रखें। यानी इसका उसके नाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बस एक अलग वेरिएबल। हाँ, ये आप बिल्कुल इसका कोई ताल्लुक नहीं है, आप चाहे जो मर्जी नाम रखें। ठीक, मैंने इसलिए कहा था यहाँ मैं हसीन_1 लिख दूँ और हसीन_1, बट मेक श्योर कि ये जो यहाँ पे नाम लिखा वही नाम यहाँ पे, ठीक है। सर ये इंक्लूड हमारे सीपीपी वाले उसमें जाते हैं। ये हेडर फाइल कहते हैं, ये हेडर फाइल ये फिर डेफिनेशन मांग रहा है, डिक्लेरेशन मांग रहा है और मतलब एक चीज की हम दो दफा डिक्लेरेशन नहीं कर सकते, ठीक है। ऑलराइट, तो आई वुड सजेस्ट कि एक दफा ये जरूर करके देख लीजिएगा, ठीक है। वन में इसके आप एक्चुअली यही कोड वहां से आप कॉपी करके वहां पेस्ट कर चेक करें भाई अच्छा ऐसे हो जाता है, ठीक है। अच्छा मैं इसकी सीपी फाइल दिखाता हूं आपको। ये इसने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ कि ये व्हाई आई नीड प्रिवेंट मल्टीपल इंक्लूजन ऑफ हेडर फाइल के लिए होता है। अगर आपने पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड आई वुड रिकमेंड कि आप पढ़ें, ठीक है। ये देखिए ये उसने टाइम बाय द वे ये क्या है, ये सेट टाइम फंक्शन है जिसको 3 पैरामीटर पास होते हैं। इसमें ये प्रिंट यूनिवर्सल है, प्रिंट स्टैंडर्ड, ये क्या है? इसको कंस्ट्रक्टर ये कंस्ट्रक्टर। So let's define that constructor. ये देख सकते हैं आप क्या है। प्लीज ये पढ़ें और मुझे बताएं कि क्या है। Do you all agree कि यहाँ पर time.h include होगी? जी जी, ठीक है। चलो पढ़ें और बताएं मुझे क्या है। इसने क्या किया हुआ? That's very simple, है ना? ये अगर कोई पैरामीटर पास नहीं करोगे तो सर बाद में आप उससे ऐसा स्ट्रक्चर पास किए जिसमें मल्टीपल पैरामीटर पास होते हो, हाँ? नहीं हुआ। तो कोई स्ट्रक्चर ऐसा नहीं, आप स्ट्रक्चर जो अवेलेबल है वो सिर्फ यही है कि आपने क्या करना है, आपने खाली छोड़ देना और आपने जब सेट करना होगा तो आप एक सेट फंक्शन कॉल करेंगे और सेट फंक्शन में सेट है। और अगर आवर पास होता है, मिनट पास होता है, सेकंड पास। Everybody you know about this statement? Tertiary statement. अच्छा ये होता है इसे ना टर्शरी ऑपरेटर है। टर्शरी ऑपरेटर होता ही है कि यहाँ पर आपकी कंडीशन, ठीक है, और यहाँ आता है क्वेश्चन मार्क और ये कंडीशन अगर ट्रू हो तो ये चीज चलेगी, ये है ट्रू स्टेटमेंट। और कॉलन लगा के आप कहते हैं यहाँ पे क्या होगा, ये तो false। ये तो बहुत अच्छा हाँ? बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा है, इसलिए बनाया उन्होंने, ठीक है। तो देखो तुमने किया क्या हुआ, बेटा आवर के ऊपर कंडीशन क्या है, इफ आवर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड आवर इज लेस देन 24, तो वो क्या करे, वो h को ही असाइन कर दे आवर, वरना वो क्या असाइन करेगा, 0। सही मल्टीपल स्टेटमेंट्स के लिए चल सकता नहीं, बस एक स्टेटमेंट, एक कंडीशन यूज, नहीं, मतलब समझे कि अगर मैंने h की वैल्यू चेंज करनी और एक और चीज की वैल्यू चेंज, एक और चीज करनी तो वो तो अगली स्टेटमेंट। हाँ ठीक है। तो मिनट के साथ यही किया, if m is greater than or equal to 0 and m is less than 60, तो फिर वो क्या करते हैं, m डायरेक्टली असाइन करते हैं मिनट को, वरना वो क्या करते हैं उसको 0। और इस तरह से सेकंड के साथ भी किया, if s is greater than 0 or equal to 0 and less than 60, तो s ही इसको असाइन कर देता है, अदरवाइज उसको 0 कर देता है। Everybody understand? तो ये उसे सेटर के अंदर एक बड़ा मजेदार काइंड ऑफ चेक भी लगा, चेक लगा दिया कि अगर ये ना हो कि कोई एक नॉर्मल वैल्यू अगर आप उसको असाइन कर देंगे तो उसको 0 कर, ठीक है। उसके बाद से ये प्रिंट यूनिवर्सल किया, प्रिंट यूनिवर्सल क्या करता है, देखिए क्या कर रहा है, सेट फिल 0, सेट फिल को पता है, सेट w पता है, सेट w सेट बिल्ड करता है ना आउटपुट की, और वो ना सेट फिल ये करता है कि हमने बाय डिफॉल्ट वो अगर हम किसी की सेट w फॉर एग्जांपल 8 कर दें और आउटपुट में सिर्फ हम 1 2 लिखें तो वो बाकी 6 जो है वो स्पेसेस करते हैं, ऐसे करता है ना। लेकिन सेट फिल क्या करता है, सेट फिल में जो भी आप कैरेक्टर देंगे ना वो एक्चुअली उन स्पेसेस की जगह ये वाला कैरेक्टर रिप्लेस करता है,
ये फाइल समझ में? ठीक है? सेट W का पता है? सेट W कहता है कि मैं नेक्स्ट चीज जो आउटपुट कर लेगा उसकी विड्थ कितनी, ठीक है ना? इसका फायदा ये होता है कि मेरी आउटपुट बड़ी टेबुलर फॉर्म में आउटपुट करना चाहता हूँ, ठीक है? तो सेट और होता है कि अगर मैं सेट W किसी चीज की फॉर एग्जांपल 8 कर दूं, यानी कि मैं कह दूं C out और यहाँ पे दूं सेट W और यहाँ मैं 8 लिखूं। 8 का मतलब है अगली जो वैल्यू आउटपुट होनी है उसकी विड्थ 8 है, ठीक है? और यहाँ मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल हाई, तो आउटपुट पता क्या होगा? पहले 6 स्पेसेस होंगी और फिर ठीक है? अच्छा स्पेसेस प्रिंट हो रही है ना, अगर मैं स्पेसेस नहीं करना चाहता, मैं कहता हूँ कि मैं उससे पहले स्पेसेस की जगह कुछ और फिल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्या, अगर मैंने इससे पहले लिख दिया सेट फिल और सेट फिल की जगह मैं कर दूँ फॉर एग्जांपल 0, हाँ? तो 6 दफा स्पेसेस की जगह 6 दफा 0 आ जाए, ये बात समझ? और मैं डैश करूँगा तो डैशेस आ जाएंगे, ठीक है? तो ये सेट फिल हाँ? ऊपर इंक्लूड होना पड़ता है IO manip dot h because I am manipulating the IO, ठीक है? सो ऊपर IO manip dot h डॉट h हाँ? ठीक है? देखिए कि तरीके का कुछ बनाते हो कोई भी बनाने वाली है जब बनाना ये बड़ी अच्छी चीज इस सेंस में प्लीज ये अच्छी चीज इसलिए आई वुड सजेस्ट कि ये जरूर यूज करें क्योंकि ना ये प्रोग्रामिंग कंपटीशन नहीं होते उसमें इस तरह की चीजें हम चेक करते हैं कि भाई आपका फॉर्मेट आउटपुट कहीं होनी चाहिए और बस ऐसे ही लोग जो है ना उसकी वजह से मार खाते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि ये जरूर यूज करें, ठीक है? वरना फिर ऐसे किसी दिन अफसोस होता रहेगा, ठीक है? ओके एक दो चीजें भी और भी आती हैं वो भी मुझे इसका याद है हमें एक कंपटीशन पर आ रहा है अगर मैं बताऊं तो एक लाइन तो अच्छा एवरीबॉडी अंडरस्टैंड इस तरह से ये प्रिंट यूनिवर्सल तो एज इट इज आउटपुट कर देता है व्हिच मींस प्रिंट यूनिवर्सल होता है 24 वाला, ठीक है? यानी 13:05 हो रहे हैं, क्या मतलब है? 1:05 PM, ठीक है? PM प्राइम उसमें ठीक अच्छा इसका प्रिंट स्टैंडर्ड है वो कहता है कि भाई सबसे पहले वो आवर के लिया करता है वो मॉडल तो वो पहले आवर के लिए क्या करेगा अगर वो 0 से अगर 0 है तो वो 12 भी आउटपुट कर देता है वरना वो करता है वो उसका रिमाइंडर लेगा वहां पर, ठीक है? और फिर वो मिनट आउटपुट कर देता है फिर वो ये समझ नहीं फर्स्ट लाइन की हां फर्स्ट लाइन की कंडीशन तीसरा लाइन की तो ना रात के जब 12:30 होते हैं तो तुम क्या कहते हैं वो तो कहता है 0:30 मिनट नहीं कहते ना 12:30 मिनट कहते हैं ना तो उसने यही किया अगर आवर की वैल्यू 0 है या आवर की वैल्यू 12 है तो वो 12 आउटपुट करेगा, ठीक? या फिर वो उसका मॉड ऑलराइट उसके बाद वो मिनट को एज इट इज आउटपुट करता है बस मिनट चाहिए और इस तरह से आवर भी हो, ठीक? नहीं वो सेकंड हो एक सेकंड के साथ तो लगाता है कि मैंने AM लिखना है PM लिखना है वो डिसाइड कैसे करता है अगेन वो लेस देन अगर 12 है तो AM करेगा वरना वो ठीक हो गया रात के जब 12:30 होते हैं तो 0030 टाइम होता है हां जब रात के 12:30 होते हैं हां तो 0030 दिन शुरू होता है, ठीक है तो नहीं ना लिखना ठीक है ठीक है सही है ऑलराइट चलिए ये अब इसमें इसी को यूज करते हुए सही बताएं ये क्या ये जो आखिरी लाइन लिखी हुई है ना फ्रेंड्स का मतलब टाइम टाइप का उसने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है सनसेट आप दस में कितने बाइट्स कैलकुलेट होंगे आवर मिनट सेकंड ठीक है ऐसे है इसमें क्या होगा 60 टाइम्स इसका 12 into 5 ओके इसमें अगर मैंने पहले वाला ये array of times है इसमें मैंने अगर पहले वाले टाइम को एक्सेस करना मैं कैसे एक्सेस करूंगा array of time 0 सॉरी array of time 0 array of times कि किसको मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ 0 का डॉट ठीक है बार मैं मेन में अगर हूँ अगर मैं मेन में हूँ
तो मैं डॉट आवर इज इक्वल टू 20 कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकता? जो आवर है वो प्राइवेट है, उसका एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक हो गया? ऑलराइट, अगर आपने कॉल करना ही है तो उसका डॉट सेट फंक्शन यूज करेंगे। इसे को बात समझ आई? या तो जूम कर लेते हैं। ठीक है? तो आप अगर अरे की 0th एलिमेंट को आप एक्सेस करना चाहते हैं, वो जो आपने अरे बनाई है, डॉट 0 डॉट सेट यूज करें तो वैल्यू सेंड करेगा। हां सेट के लिए ठीक है। ऑलराइट, पब्लिक ना हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। पब्लिक में क्या? वेरिएबल्स बिल्कुल ठीक बात। ये सवाल सुन लीजिए, क्या कहते हैं? दोबारा बोलो। पब्लिक में वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कर सकते हैं। अगर आप पब्लिक में कोई वेरिएबल एक्सेस करें लिखेंगे तो वो फिर पब्लिकली एक्सेस हो जाएगा। ये बात है नुकसान। इट्स नॉट ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, बट अगर तुम करना चाहते हो तो करो। ठीक है? मैं आपको एक बात बताऊं। I mean, I think कि डेटा स्ट्रक्चर आप लोगों को मैं नहीं पढ़ूंगा। ठीक है? अच्छा, लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको। आपके जो टीचर्स हैं वो आपको शायद कहेंगे कि जी इसको पब्लिक करके कर। ठीक है? वो डेटा स्ट्रक्चर जब बना रहे होंगे ना, अंदर बड़े कॉम्प्लिकेटेड चीजें होंगी और वो कहेंगे यार ठीक है मैं उसका डेटा मेंबर एक्सेस कर रहा हूँ, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। ठीक है? अगर वफादारी करनी है तो मैं उससे अलग कुछ। हाँ जी बोले। पब्लिक के अंदर फंक्शन भी बन पब्लिक के अंदर फंक्शन भी बन सकते हैं, पब्लिक के अंदर वेरिएबल बन सकते हैं। ठीक है? जो भी पब्लिक में होगी वो आपको एक्सेसिबल होगी। ठीक है? और बात है ये पब्लिक प्राइवेट लिखना एक दफा जरूरी नहीं है, आप चाहे मल्टीपल कर सकते हैं। ठीक है? तो मैं दैट्स परफेक्टली फाइन। ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? मैंने यहाँ बनाया टाइम m% डिनर टाइम इज इक्वल टू सनसेट। एड्रेस रेफरेंस बनाया, रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर एक रेफरेंस बनाया, तो ये एक्स्ट्रा मेमोरी बनी है। ठीक है? इसमें क्या यहाँ पे डिजाइन टाइप का पॉइंटर बनाया जिसको एड्रेस असाइन हुआ, इसका कितने बाइट्स और अलग हो? 4 बाइट्स। ठीक है? एड्रेस पढ़ा हुआ, एड्रेस का डिनर टाइम वाले का जो सनसेट वाले का है डिनर टाइम वाले में क्या हो रहा है? हाँ, टाइम डिनर टाइम वाले में तो रेफरेंस बना रहा था। तो एक्चुअली सनसेट वाला भी जो ऑब्जेक्ट है, जो मेमोरी प्लेस बनी है, उसी का एक और नाम बन गया। सर 32 बिट्स में पॉइंटर कितने होगा? सॉरी 32 बिट्स में पॉइंटर कितने होगा? 32 बिट क्या? एक पॉइंटर कितने बाइट्स? 4 सर 64 कितने होगा? और में 8 सर 4 तो डिपेंड करता है आपने एप्लीकेशन की पहले सेटिंग चेंज की। अच्छा, तो वहां जाके ना प्रोजेक्ट सेटिंग में जाकर तुम्हें एप्लीकेशन की सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। मैं साइज ऑफ एक पॉइंटर करना है और वो 4 बिट है। हां 64 अगर आप 64 एप्लीकेशन में काम कर रहे हो तो भी ऐसे आएगा, लेकिन आपको ना जाके कंपाइल वो ऊपर प्रोजेक्ट सेटिंग में जाकर अपनी सेटिंग चेंज करनी पड़ती है कि मेरी एप्लीकेशन 64 देगा। जब वो करेंगे तो पॉइंट्स अच्छे। ठीक? चलिए जी आ जाएंगे, अब हम मेन देखते हैं। कौन सी कह रहा था? ये देखिए जैसे मैंने टाइम डॉट इंक्लूड किया है, ये देखिए इस तरह से यहाँ मैंने टाइम टी बनाया, क्या कॉल होगा? कुछ भी नहीं, खाली उसका स्ट्रक्चर से टाइप क्या बन जाएगा उसका? क्लास में से टाइप ऑब्जेक्ट मेमोरी क्या स्ट्रक्चर कॉल होगा? इसमें कौन सा कॉल होगा? टी का स्ट्रक्चर वो टाइम का स्ट्रक्चर कॉल होगा जो टी को मिलेगा। जो जिसमें हमने क्या साइन किया हुआ? जीरो तो टी के अंदर सेकंड को भी 0 मिल गया, आवर को भी 0 मिल गया और मिनट को 0 मिल गया। ठीक है? उसके बाद हमने सी आउट किया इनिशियल यूनिवर्सल टाइम, तो ये टी डॉट प्रिंट यूनिवर्सल आउटपुट करेगा, क्या आउटपुट करेगा? 0 0 कॉलन 0 0 कॉलन 0 0। लाइन नंबर 10 पे कमेंटिंग किया। लाइन नंबर 10 इंस्टेंशिएट ऑब्जेक्ट टी ऑफ क्लास टाइम। इंस्टेंशिएट का मतलब है मैंने इनिशियलाइज किया। ये इंस्टेंशिएट इनिशियलाइज का वर्ब है। एक और वर्ब है, मैंने इंस्टेंस को इनिशियलाइज किया, तो इसको इंस्टेंशिएट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है? सर डिक्शनरी में देखना, मैं भी अंग्रेजी नहीं है। ठीक है? उसके बाद मैंने क्या किया? उसके बाद मैंने क्या आउटपुट किया? तो ये आउटपुट करेगा जब मैं t.print स्टैंडर्ड आउटपुट करूंगा तो वही आउटपुट करेगा। ठीक है? क्या एवरीबॉडी एग्री विद दिस? हां रमेश? हाँ जी,
जब मैं t डॉट सेट टाइम कॉल करूंगा तो यहाँ पे 13 भेजा मैंने, 27 भेजा और 6 भेजा, ऐसी है क्या करेगा फोन में 13 सारी वैल्यू चेंज करेगा। आवर की वैल्यू 30 हो जाएगी, मिनट की 7 हो जाएगी, 66 हो जाएगी। अब अगर मैं स्प्रिंट सेलेक्ट कर दूं तो क्या होगा? हाँ 13 कॉलन 27 कॉलन 06 यहाँ क्या हुआ 1 कॉलन 27 कॉलन 06 और साथ यहाँ पे PM वैल्यू आएगा, है ना? यहाँ क्या हुआ? ये हो ही नहीं सेट भी करेगा। हो गई नहीं सेट तो करेगा, शाबाश, ये सेट करेगा लेकिन ये 0 सेलेक्ट करेगा। That's the power of OOP. कि you have been given access to change, but the change will not happen to the in the outside world. The change will be done by the class. Okay, and the class makes sure that my object attributes will not be instantiated with illegal values. Does that make sense? तो जब ये इनिशियलाइज करने की कोशिश करेंगे तो वो उसको 0 0 0 इनिशियलाइज करेगा, और जब ये प्रिंट करेंगे तो एक्चुअली वो 0 0 0 आउटपुट करेगा और ये 12 AM। Everybody understand this? Okay? That's the power of OOP. ये जो OOP है, हमें जो मजेदार बात है वो ये है कि आपने कंट्रोल अपने पास से किया। जिसने क्लास बनाई थी कंट्रोल उसके पास चला गया। अब देखो 70 जगहों पर अगर आपने गलत वैल्यू असाइन करने की कोशिश की तो आपको हर जगह वहाँ पे कोड इफ पे नहीं निकालनी यार ये कहीं गलत तो नहीं कर दिया। देखो अगर तुमने ये काम क्लास के अंदर ना किया होता तो अगर उन 70 प्लेसेस पे जहाँ पर वो पॉसिबली गलत काम कर सकता था, हर उन 70 प्लेसेस के ऊपर वो 3 if लग रहे थे, है ना? लेकिन अब ये काम नहीं होगा। अब क्या हमने एक जगह वो 3 if लिखे उसी फंक्शन के अंदर डॉट सेटर के अंदर, और ये हमारा काम हो रहा है। इसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन, कि सारा काम आप एक जगह करो। ये फंक्शन बनाने का भी एक बड़ा मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो काम जो कि आपको बार बार चाहिए, तो इट इज ए हाई पॉसिबिलिटी कि आप वो अगर आप फंक्शन नहीं बनाएंगे तो आपने ये गलती यहाँ पर भी की है, वही गलती यहाँ पर भी होगी, वही गलती उन 70 जगहों पर होगी जहाँ जहाँ आप उसे कॉल वहाँ पर यहाँ पे आप वही काम कर रहे हैं। ये बात नहीं, और अगर आपको पता लग गया वो गलती है तो फिर आप मर गए। क्यों? क्योंकि आपको उन 70 प्लेसेस को ढूंढना है, वहां पे जाके चैलेंज को दोबारा चेंज करना है। उसे कहते हैं कि भैया आपने अगर एक काम जो कि 70 जगहों पर करना है उसको आप एक फंक्शन में करते हैं, ठीक है? और ये काम आप कंट्रोल कैसे हो रहा है, ये आप एक्चुअली OOP के थ्रू क्लास के अंदर हो रहा है। बस समझ में? ठीक है? ऑलराइट। और एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट में करने का फायदा ये है, क्लास में करने का फायदा ये है कि जिस बंदे को काम असाइन हुआ था टाइम का कि भाई टाइम की क्लास तूने बनानी, ठीक है, वही ये काम करेगा। ये बात नहीं, नहीं हमारा काम ये है कि उस टाइम की क्लास को यूज करें, जो मेन जो काम कर रहे हैं वो हम करें, ठीक है? टाइम का काम था उसका करना और उसने करके दे दिया, हम उसके पास टाइम फाइल में इंक्लूड करते हैं और हम रंदा करना शुरू करते हैं, ठीक है? जैसा मर्जी। ऑलराइट, चलें ये थोड़ा पढ़ेगा क्या पढ़े में बताएगा। सर ये क्लास के अंदर क्या डिफाइन किया है क्लास के अंदर क्या क्या हो ऐसा क्या डेफिनेशन के लिए सीपीपी में नहीं बिल्कुल ठीक बात। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप चाहें तो अपनी क्लास के अंदर भी उसे डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा इट्स नॉट ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, यानी आपको अलग अलग करना चाहिए, ठीक है? लेकिन आप चाहें तो क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए अगर प्राइवेट में प्राइवेट पब्लिक भी दो बनाए हैं, सपोज क्या पब्लिक भी दो बनाए हैं तो क्या एक्सेस कर सकते हैं उसकी जो चीजें इसमें अगर फंक्शन बिल्कुल कर सकते हैं। यदि मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये काम आप चाहते तो क्लास के बाहर भी कर सकते थे, यदि आपने सीपीपी फाइल में आप चाहें तो यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है? इट्स नॉट ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड। दो पब्लिक से क्या बना था? हाँ सर दो पब्लिक से क्या बना? दो पब्लिक का किया था, नहीं को भी जो लिख रहा था कि दो पब्लिक बनाएगा छोड़ो सर सर सीपीपी नहीं बनाना। हाँ सीपीपी बनाने दो, सीपीपी बनाएंगे तो यूज नहीं करेंगे। अच्छा प्लीज ये क्या कह रहा है पढ़िए समझे। इसने फंक्शन डिफाइन किया, उसमें जो भी वैल्यू आती है वो उसे साइन करता है और इसे प्रिंट किया वो प्रिंट कर देता है, ठीक है? 12 मिनट से कंस्ट्रक्टर बनाया इसका
तो वो बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर बना देता है, ठीक है? तो डोंट वरी, वो एक हिडन कंस्ट्रक्टर होगा, ये तो आप चाहे तो उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। पैरामीटर वही जाएगा। क्या करना? जो मैंने आपको बताया था वो तो एरर देगा। अगर नहीं बनाया था, नहीं तुमने हुआ ये था कि तुमने अपनी क्लास में डिफाइन किया था, डिक्लेयर किया था, लेकिन उसको डिफाइन नहीं किया, वो है, ठीक है? अगर आप क्लास में भी डिक्लेयर ना करें और डिफाइन ना करें तो वो फिर वो करें ऑब्जेक्ट डिजाइन कर सकता फिर ऑब्जेक्ट बनाएगा। है। पैरामीटर नहीं जाता होगा। हाँ? पैरामीटर नहीं जाता फिर। जरूर करता क्या ठीक है? हाँ? कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन क्या बॉडी क्या यानी इसका कंस्ट्रक्टर उसने डिफाइन ही नहीं किया, यदि जैसे इसके अंदर कहीं काउंट का कंस्ट्रक्टर बना हुआ है नहीं हो, तो बाय डिफॉल्ट वो ऑटोमेटिकली अंदर बन जाएगा, तो सर कोई इसको कोई पैरामीटर पास नहीं होता, ठीक है? और वो बस ये गार्बेज वैल्यू होगी x के अंदर, क्योंकि वो कुछ भी नहीं डिफाइन करेगा ना, तो x के अंदर गार्बेज वैल्यू होगी। सीपीपी फाइल में हम उसे एक्सेस कर सकते हैं डिफाइन करने के लिए जब वो डिफॉल्ट बन जाएगा। जब वो डिफॉल्ट नहीं है सर, ठीक है? अच्छा, अब देखो यहाँ पर हमने काउंट के साथ काउंटर बनाया, ठीक है? तो ये एक काउंटर का ऑब्जेक्ट बन जाएगा और उसके अंदर x होगा, है ना? 4 बाइट का बनेगा और x के अंदर क्या वैल्यू होगी? x के अंदर क्या वैल्यू? फिर उसने काउंट का एक पॉइंटर बनाया और उसे किसका एड्रेस दे दिया? काउंटर का एड्रेस दे दिया। फिर उसने काउंट का एक रेफरेंस बनाया जिससे उसे क्या सेंड कर दी? काउंटर। तो उसने ये रेफरेंस भी उसी जगह है, ऐसे ही आगे देखते हैं। उसके बाद वो क्या करता है? ऑलराइट, तो कहता है काउंटर डॉट सेट एक्स कॉल किया, उसकी वैल्यू 1 हो गई, है ना? तो वो उसका सेटअप फंक्शन कॉल करेगा और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 होगी। और जब वो प्रिंट करेगा तो क्या प्रिंट होगा? 1 प्रिंट होगा, ऐसे है। उसके बाद वो रेफरेंस के थ्रू प्रिंट करता है, उसकी वो डॉट सेट की वैल्यू क्या कर देता है? 2 कर देता है। और काउंटर रेफ डॉट प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट होगा? 2 ही प्रिंट होगा, है ना? अगर वो दोबारा इस लाइन के बाद लिख देता काउंटर डॉट प्रिंट तो क्या प्रिंट होता? 2 तो भी 2 प्रिंट होगा। व्हाई 2? पॉइंट एक ही चीज है, दोनों के दोनों में सेम ही जाके नाम, एवरीबॉडी एग्री विद दिस। उसके बाद है क्या? आपको याद है हमने पॉइंटर के थ्रू ऑब्जेक्ट को एक्सेस कैसे करवाया था? इधर पॉइंटर के थ्रू हमने एक्सेस कैसे करवाया? हमने कहा था ptr का नाम, तो पॉइंटर उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, तो हम लिखते थे डी स्टैटिक, तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता था। और उसके बाद लिखते थे डॉट और यहाँ का लिखते थे डॉक्यूमेंट। यार डॉक्यूमेंट के अंदर हमने क्या बनाया था? डॉक्यूमेंट का अगर मेरे पास पॉइंटर हो तो मैं क्या करता हूँ? यहाँ पर करता हूँ पॉइंटर को पहले डी रेफरेंस करता हूँ, यार लाइन के केस में आपने ये किया हुआ है ना? लाइंस को पहले हम डी रेफरेंस करते हैं और फिर हम डॉट लिखते हैं और आगे जाके वैल्यू एडजस्ट करते हैं। ये सबको बात समझ आ गई, है ना? कि भाई वो हम कौन सी वैल्यू है ना? हाँ, जिस तरह दिस पॉइंटर के साथ हमने किया, दिस पॉइंटर के साथ हमने एग्जैक्टली यही किया, है ना? शाबाश। there is a smarter way to do this. Actually इसी चीज का एक शॉर्टकट है और वो ये है कि आप चाहें तो यूज ptr और यहाँ लिखते हैं एरो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है एक्चुअली ये चीज, ओके? तो मतलब क्या है? डी रेफरेंस करो तो उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा और उसका डॉट। सबको बात समझ आ रही? तो एक्चुअली तुम देखो ये क्या कॉल कर रहा है? कैन यू टेल मी कि ये चीज क्या होगी? काउंटर पॉइंटर एरो सेट एक्स। इसका मतलब है कि क्या हो रहा है? सेट एक्स फंक्शन कॉल हो रहा है और सेट एक्स में एज दिस पॉइंटर क्या जा रहा है? एज दिस पॉइंटर काउंटर पॉइंटर जा रहा है। सबको बात समझ आ रही? उसका एड्रेस जा रहा है, जिसमें जो वैल्यू पड़ी थी उसका वो वैल्यू जा रहा है। डज इट मेक सेंस? और यहाँ पर हम 3 पे देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहली लाइन इक्विवेलेंट है, ये पहली लाइन की एग्जैक्टली पहली लाइन, ठीक है? डज इट मेक सेंस? क्योंकि यहाँ पर भी जब हम काउंटर डॉट सेट एक्स कॉल करते हैं तो एक्चुअली सेट एक्स कॉल होता है, क्लास का सेट एक्स कॉल होता है और उसके अंदर एड्रेस ऑफ काउंटर चला जाता है, एड्रेस ऑफ काउंटर। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ क्योंकि हम पॉइंटर के थ्रू कॉल कर रहे हैं तो सेट एक्स कॉल होगा, लेकिन एड्रेस ऑफ काउंटर पॉइंटर नहीं बल्कि जो काउंटर पॉइंटर के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है वो पास होगी। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ये काउंटर पॉइंटर में क्या वैल्यू पड़ी हुई है? उसका एड्रेस ही पड़ा। डज इट मेक सेंस? ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है? तो आपका सेट एक्स ही कॉल हो जाएगा, बट सेट एक्स में एक तो हमारा पैरामीटर पास हुआ है जो कि हमारा इंटीजर एक्स है ना? जो दूसरी चीज है वो हमें पता है
वो क्या बात रहती है? Pointers. वो अगर ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हो रही होगी तो वो एड्रेस ऑफ काउंटर जाएगा। अगर काउंटर डॉट सेट एक्टर तो वैल्यू है। यहाँ पर तो वैल्यू जाएगी, जो उसने 1 भेजी है वो 1 चली गई, है ना? वो 1 चली गई, है ना? और ये यहाँ पर क्या पास होगा? जिस काउंटर के थ्रू रिसीवर कॉल किया है, ये एड्रेस, ये मैं इसके नीचे अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट है जो कि किस तरह जाएगा? इटली के पास। तो ये एड्रेस हो जाता है काउंटर का, और ये एड्रेस किसके पास रिसीव होता है? जिसके पास वहां पर रिसीव करने के लिए दिस वैल्यू, जो कि अगेन हैंडल होता है, ठीक है? और ये दिस पॉइंटर किस चीज का होता है? ये आपका उस काउंटर की क्लास का एक पॉइंटर होगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है? अच्छा, जब हम पॉइंटर के थ्रू कॉल करेंगे, तो एक्चुअली ये किस चीज में कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट होगा किसमें? अगेन ये सेट एक्स ही कॉल होगा। ये नजर आ रहा था? ये नजर आ रहा था? हाँ? यहाँ पे कॉल होगा सेट एक्स। सेट एक्स में अगेन 1 तो एज इट इज जाएगा, लेकिन यहाँ पर एड्रेस ऑफ काउंटर जा रहा था, इसकी जगह क्या रहेगा? मल्टीपल तरीके लिखने के, मल्टीपल तरीके लिखेंगे। एक तरीका ये है कि वो जो काउंटर पॉइंटर है वही लिख दें यहाँ, पॉइंटर पॉइंटर, यानी यही वैल्यू पास हो। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? क्योंकि काउंटर पॉइंटर में क्या पड़ा? एक्चुअली ये वैल्यू है ना, यही वैल्यू। एक तरीका और है करने का, और वो ये है कि स्टैटिक करो काउंटर पॉइंटर और ये डीरेफरेंस किया, उसका ऑब्जेक्ट आ गया और इसका एड्रेस, ठीक है? बोथ ऑफ देम आर सही। सर ये चीज हम वैसे भी और यूज कर सकते हैं क्या? किसी भी वेरिएबल के नाम से अगर पीटीआर लगाने के लिए नहीं, जब तक उसका, ये तुम क्या बात कर रहे हो? नहीं, कहने का मतलब जब तक तुम उसको उसका एड्रेस असाइन नहीं करोगे तब तक उसके अंदर नहीं आएगा। हमने यहाँ पर काउंटर पॉइंटर जो है उसको एड्रेस असाइन किया, ठीक है? तो ये नाम बेशक काउंटर पॉइंटर ना रखे, यहाँ पे नाम बेशक आई रख दे, दैट्स परफेक्टली फाइन, ठीक है? ऑलराइट, तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है? काउंटर सेट एक्स 3 कर रहे हैं। अगर हम काउंटर पॉइंटर के थ्रू प्रिंट कॉल करेंगे तो क्या प्रिंट करेगा? रमेश क्या प्रिंट करेगा? लेकिन अगर मैं काउंटर रेफरेंस डॉट प्रिंट कॉल करूं तो क्या प्रिंट करेगा? ट्रिपल 3 करेगा। और अगर मैं काउंटर डॉट प्रिंट कॉल करूं तो क्या प्रिंट करेगा? तभी 3 करेगा। व्हाई 3? क्योंकि ये सारे के सारे सेम जगह पर पॉइंट करते हैं। ये बात सुनाई? ठीक है? तो एक जस्ट एक तरीका समझाया है कि आप एक जगह को मल्टीपल तरीकों से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? You have many ways to अगर काउंटर पीटीआर क्या? अगली भी क्या प्रिंट करेगा? काउंटर पॉइंटर के साथ मैं प्रिंट करूं तो क्या प्रिंट करेगा? वही 3 प्रिंट करेगा। 3 कैसे प्रिंट करेगा? और काउंटर पर कैसे प्रिंट करेगा? नहीं, या अपनी बात सुने। हाँ, अच्छा, अब मैंने एरो बताया या तो वो एक्चुअली प्रिंट कॉल करेगा, लेकिन जो काउंटर पॉइंटर में वैल्यू पड़ी हुई जो कि एड्रेस है इसका, यस सर, वो एज ए दिस चल जाएगा, यस सर, ठीक है? और वो वही ये इसमें फिर 9.4 आर्टिकल है, जिसमें वो कहता है कि भाई मैं आपको ना सीपीपी अलग बनाने सिखाता हूँ, हेडर फाइल अलग बनाने सिखाता हूँ, ठीक है? और हमने आपको शुरू से ही गाइड करके अलग बनाना, ठीक है? हमने इसका नाम ही नहीं दिया। हाँ भाई, डायरेक्ट जाते हैं। उसके बाद आपको याद है मैंने बताया यूटिलिटी फंक्शंस होते हैं। यूटिलिटी फंक्शन क्यों चाहिए थे? सर वो सेट और गिट शाबाश। हमने सेटर गेटर के लिए नहीं, यूटिलिटी फंक्शन वो होते हैं, सेटर गेटर कुछ और चीज है। यूटिलिटी फंक्शन वो है जब हमने कोई ऐसा फंक्शन हमें चाहिए, जैसे हमने वीडियो एलसीएम बनाया जो प्राइवेट में होंगे लेकिन वो एज ए हेल्पिंग के तौर पे यूज होते हैं, इसलिए उनको यूटिलिटी फंक्शन कहते हैं। वो तो नहीं यूज होगा, मेन में तो नहीं यूज होगा। वो मेन में नहीं यूज होगा, वो मेन में कभी भी कॉल नहीं। ये देखिए इसने क्या किया, ये एक प्रोग्राम बनाया, अगेन क्लास बनाई है, ये सब कुछ हमने आ रहा है, इसने क्या लिखा है? ये क्यों लिखा? if not defined sales p underscore x, जरा अजीब सा नाम से लिख दिया। और जो एक अगेन इसने एक टैग बनाया, एक लेबल बनाया, कहता है अगर ये हेडर फाइल मल्टीपल दफा इंक्लूड ना करने के लिए, ठीक है? ये मैंने दो इसमें इसने चीजें रखी, क्या है बताएं मुझे? हाँ जी बताएं।
ये सेल्स पर्सन की इसने क्लास बनाई है। सेल्स पर्सन एक्चुअली क्या है, एक बंदा है जो कि हमने क्या रखा हुआ इसमें, ये सेल्स पर्सन एक्चुअली क्या है, एक पर्सन है जिसके हमारे पास जिसने ना 12 महीने सेल किए, और 12 महीने क्या सेल किए वो हम पहले स्टोर करेंगे। और स्टोर कहाँ करेंगे, अरे में स्टोर करेंगे। और अरे का साइज कितना होना चाहिए, ये हमने पूरे साल की कैलकुलेट करनी है, तो कितना होगा 12 साइज। तो ये देखें यहाँ पर मैं इसने यहाँ पर लिखा डबल सेल्स, और यहाँ क्या लिखा मंथ्स पर ईयर। ये कहाँ से आया, ये क्या सर, स्टैटिक ये स्टैटिक मंथ पर ईयर, जिसे एक कांस्टेंट बनाया और इसकी जगह क्या लिख दिया 12, ठीक है ना। अच्छा, इसे पहले से स्टैटिक लिखा हुआ है, ठीक है। ये स्टैटिक क्या चीज है, थोड़ी देर बता। हाँ 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 बता बस। लेकिन जैसे क्वेश्चन नहीं बता रहा, लेकिन कांस्टेंट भी लिखा होगा, तो ये एक्चुअली 12 साइज किसने करे हैं, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड विद दिस, है ना। अच्छा, अब मैं आपको छोटी सी बात करता हूँ। अब छोटी सी बात ये है कि ये जिसने मंथ्स पर ईयर बनाया ना, ये ना एक मेंबर है जिसका नाम है ये स्टैटिक मेंबर। स्टैटिक मेंबर पता क्या होता है, जो भी आपके ये मेंबर्स होते हैं इनको हम कहते हैं ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। हमारे एट्रीब्यूट्स हैं किसके, हमारे ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स हैं, है ना। हर ऑब्जेक्ट में ये जरूर होगा, है ना, हर ऑब्जेक्ट में ये जरूर होगा। मेमोरी एलोकेट होती है किसके लिए, इसके लिए भी और इसके लिए। जब भी हम क्या बनाते हैं ऑब्जेक्ट, जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसका भी एक के लिए भी मेमोरी बनती है, इसके लिए भी मेमोरी बनती है, ठीक है। जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्टैक पर मेमोरी बनेगी, अनलेस कि हम न्यू से एलोकेट करें। अगर हम न्यू से एलोकेट करेंगे तो क्या होगा, हीप पे, तो फिर वो हीप पे बनेगी। और कितने साइज की बनेगी, इतने साइज की। Do you all agree? ठीक है। और पब्लिक हाँ पब्लिक जो इसकी मेमोरी हाँ जी, पब्लिक जो पब्लिक बनते हैं वो उसके भी बनती है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर ये लिखा होगा, ये स्टैटिक ना लिखा होगा, तो एक्चुअली 4 बाइट इसके बनते नहीं, 8 बाइट इसके बनते हैं, 8 बाइट इसके बनते हैं और 4 बाइट इसके बनते हैं। सबको समझ में आ रही बात? Everybody agree with this, ठीक है ना। 8 बाइट इसके क्यों बने हैं, डबल है। सॉरी 8 बाइट इसके बने, सॉरी सर एरर आएगा, एक गलत ये 8 बाइट नहीं बने, ये एक्चुअली इसका फंक्शन है। इसके लिए क्या बनेगा, ये 8 बाइट मल्टीप्लाई बाय 12। सर ये डिफाइन तो है नहीं अभी तक, तो क्या? यानी कि जो एरर आ रहा था हम एक कांस्टेंट नंबर लिखते हैं, हाँ बट एरर आता है मेरे लिखते हैं। एक में बात सुनिए, दोबारा से बहुत बड़ी बात कहूँगा। एक बात सुनिए, जब भी हम एक कांस्टेंट साइज की अरे बनाते हैं तो वो मैं लॉक करता है। कांस्टेंट साइज का मतलब ये होता है कंपाइल टाइम में पता होता है, क्योंकि कंपाइल टाइम पे हमें ये पता है कि 12 है, तो ये 12 × 8 जो भी वैल्यू बनती है उसके हिसाब से पता चलता है। हाँ 96, तो 96 बाइट्स एलोकेट हो गए, ठीक है। अगर ये यहाँ पर कॉन्स्ट लिखा हो, ये स्टैटिक ना लिखा हो, तो 96 बाइट ये और 4 बाइट ये 100 बाइट का आपका सेल्स पर्सन बन जाता, जिसमें ये जो सेल्स है ये आपका पब्लिकली एक्सेसिबल ना होता, ये पब्लिकली एक्सेसिबल होता। एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये पब्लिकली एक्सेसिबल होना चाहिए था और ये पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है। यदि अगर हम चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू ऑब्जेक्ट डॉट लिख के मंथ्स पर ईयर जो है वो हम एक्सेस कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे कॉन्स्टेंट, तो ये रीड कर सकते हैं। स्टैटिक की वजह से रीड कर सकते हैं, नहीं स्टैटिक वजह से नहीं। अच्छा, ये पब्लिक की वजह से हम रीड कर सकते हैं, ये पब्लिक के पोर्शन में ये लिखा है, ठीक है। अगर ये प्राइवेट के मेंबर में लिखा होगा तो फिर ये एक्सेसिबल ना होगा। और स्टैटिक क्या कर रहा है, स्टैटिक क्या कर रहा है, स्टैटिक का बात करें, ठीक है। अच्छा, किसी भी वेरिएबल से पहले अगर हम स्टैटिक लिखते हैं, किसी भी वेरिएबल से पहले अगर हम स्टैटिक लिखते हैं, इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब ये होता है this is a member, this is an attribute which is not an attribute of one object, it is actually an attribute of the whole class. Actually जब भी हम किसी भी वेरिएबल को स्टैटिक करते हैं तो it is this variable gets shared between all the objects, और लोग मतलब और ऑब्जेक्ट्स,
ये उन सारे, अगर मैं चाहूँ तो मेन में जाके अगर मैं सेल्स पर्सन 5 साइज की अरे बनाऊँ तो 5 साइज की अरे बनेगी, मेमोरी कितनी एलोकेट होगी 96 मल्टीप्लाई बाय 5 बाइट्स। बट ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो मंथ्स पर ईयर का वेरिएबल है, ये सिर्फ और सिर्फ एक दफा होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक दफा। और ये जो वेरिएबल, ये जो आपने ये जो वेरिएबल बनाया है, ये मंथ्स पर ये एक दफा बनेगा। कहाँ बनेगा पता? कोड में एक आपको याद है मैंने 4 सेगमेंट बताया था, कोड सेगमेंट, ग्लोबल सेगमेंट, और ग्लोबल सेगमेंट के साथ एक और नाम भी होता है स्टैटिक सेगमेंट। मैंने कहा था नहीं बताया। बचपन में मैंने कहा था कि इसे कहते हैं कोड सेगमेंट, इसे कहा था हमने ग्लोबल सेगमेंट, और इसको मैंने कहा था स्टैटिक सेगमेंट। फिर मैंने कहा इसका नाम अभी इग्नोर मारो, ठीक है? गलत बात है ना, लेकिन नाम इग्नोर नहीं करना, डॉट इग्नोर। ठीक है? स्टैटिक सेगमेंट जैसे ये स्टैटिक, ये जितने भी वेरिएबल्स होते हैं जो हम स्टैटिकली डिक्लेयर करते हैं, जितने भी वेरिएबल जो हम स्टैटिकली डिक्लेयर करते हैं वो एक्चुअली वो काइंड ऑफ ग्लोबल मोड में बनते हैं और कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते। कभी का मतलब ये जब तक प्रोग्राम चल रहा है तब तक डिस्ट्रॉय नहीं होते, ठीक है? ऑलराइट, हां जब हम भी चेंज तो वो चेंज हो जाएगा। बिल्कुल कॉन्स्टेंट लगाओ, हां अगर कॉन्स्टेंट लगाओ, अरे कॉन्स्टेंट। अच्छा मैं आपको छोटी सी ना जो छोटी सी मैं बात करता हूं, ये मुझे कभी कब जरूरत पड़ सकती है इसकी, ठीक है? इमेजिन करें कि आपने एक क्लास बनाई और आपने बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया, ठीक है? किसी भी मोमेंट पे आप एक चीज फिगर आउट करना चाहते हैं, ठीक है? आई विल गिव यू 5 मिनट्स टू थिंक अबाउट इट, ठीक है? अच्छा, करना क्या चाहते हैं कि हम किसी भी मोमेंट पे ये फिगर आउट करना चाहते हैं कि हमने अभी तक इस क्लास के कितने ऑब्जेक्ट्स बनाए थे। क्या बनाए थे? कितने ऑब्जेक्ट्स बनाए थे। इफ आई वांट टू काउंट कि मैंने इस क्लास के अभी तक कितने ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ठीक है? ये काम मैं कैसे करूँगा?